तो वड्डी खबर का रुख करते हैं, गल करते हैं हरियाणा सरकार की, जिसका बजट अज पेश किया जाएगा। जी हाँ, अज बतौर वित्त मंत्री दूजी बार मनोहर लाल खट्टर सूबे का बजट पेश करेंगे। दोपहर 12 बजे हरियाणा का बजट पेश किया जाएगा। तो इस बजट के उपर नजर टिकिया हुई ने कि आखिरकार हरियाणा वासियों के लिए की सौगात जो है वह वित्त मंत्री के पिटारे विचों निकलती है। इस दौरान नाराज किसानों को मनाने की कोशिश होगी। बजट के विच किसानों संबंधी वड्डे ऐलान संभव मने जा रहे हैं, पर की किसानों के लिए वड्डे ऐलान किए जाते हैं? पंजाब जो हरियाणा के नौजवानों के लिए, सूबे दी महिलावां के लिए की कुछ ऐलान किए जाते हैं, की निकलता है खजाना मंत्री के पिटारे दे विचों? इस ते नजर जो है वह बनी हुई है। 12 बजे बजट पेश किया जाएगा वित्त मंत्री मनोहर लाल खट्टर के वलों। क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि कोविड-19 का प्रभाव रहा, किसानों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्या बजट में देखने को मिल सकता है? मानता हूं कि जो कोविड का जो समय रहा, जो इनकम जो सोर्स थे कम भी हुई। काम इतनी स्पीड के साथ, या उद्योग जगत की बात करूं या दूसरे महकमे की बात करें, इतनी पूरी तरह 100% काम भी चल नहीं पाए। और ये भी मानते हैं कि आर्थिक सुधार पूरी तरह हो नहीं पाया। पर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो बजट पेश करेंगे, आम आदमी का बजट होगा, किसान का होगा, व्यापारी का होगा, कर्मचारी का होगा। आम गरीब जो अंतिम व्यक्ति, जो अंतिम पंक्ति पे जो गरीब आदमी, जिसको अपने विकास की बात है, सब चीज पे सबका ध्यान रखे। एक तरफ नहीं होगा बजट, एक तरफ कर दिया, सब चीज का विषय। मैं परिवहन का मंत्री हूँ और मेरा जो गरीब का यह हवाई जहाज है, आज ही मान चले पिछले उसमें कई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रहा मामला, पर मान के चलने की बसों की हम सब ज्यादा जरूरत है। और बस के बिना तो प्रदेश नहीं चल पाएगा, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। डॉक्टर अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें, एजुकेशन का भी है, रोड और पुलों का भी ध्यान रखें। पर मान के चलता हूँ सब चीज़ का प्रदेश के मुख्यमंत्री हर एक का ध्यान रखेंगे, जिससे प्रदेश का सबका साथ सबका विकास के जो नारा दिया मुख्यमंत्री ने, मैं मानता हूँ सुंदर बजट होगा, आम आदमी का बजट होगा, बोझ वाला बजट नहीं। एक सवाल सर, जो विपक्ष भी आपसे पूछेगा और पूछता रहा है कि जो बढ़ता हुआ कर्ज है प्रदेश के ऊपर, करीब 1,98,000 करोड़ का कर्ज आज प्रदेश के ऊपर हो गया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था कि ये तय सीमा में ही है, लेकिन फिर भी इसको नियंत्रित करना बड़ा चुनौतीपूर्ण हो रहा सरकार के लिए। देखो, प्रदेश में जो कर्ज लिया या कांग्रेस के समय से शुरुआत हुई, जिसको विकास के लिए जो पैसा लिया जाता है और ब्याज इतना हो जाता है जो कर्ज को बढ़ा देता है। आप नहीं भरेंगे, ये मानते, ब्याज इतना बढ़ जाता है कि हर साल आपको ब्याज ही 20% बढ़ जाता है। तो ये मान चलिए इसके लिए कोई दूसरे सोर्स हैं या दूसरे रास्ते हैं, तो रास्ते निकालेंगे जिससे कि ये प्रदेश का जो कर्ज है ये निपटे। इसके लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन विनोद के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18। तो फिलहाल अज हरियाणा सरकार का बजट 12 बजे के करीब पेश होगा। वित्त मंत्री मनोहर लाल खट्टर अपनी सरकार का दूजा बजट पेश करेंगे। तो इस बजट के विच की कुछ खास हो सकता है, सीधा रुख करदे मनोज साडे सहयोगी जुड़े हुए ने। तो मनोज, नजरें टिकी हुई हैं कि आखिरकार कैसा बजट सरकार की ओर से पेश किया जाता है, क्योंकि एक और तो किसानों का जो मुद्दा है उसको लेकर नजरें बनी है कि किसानों के लिए क्या सौगात हो सकती है, और दूसरी ओर ये भी नजरें हैं कि क्या कोरोना काल के बाद इतना पैसा है कि हर वर्ग को खुश कर सके सरकार। जी बिल्कुल अमृत, देखिए 1,42,000 करोड़ का बजट था हरियाणा सरकार का। पिछला बजट 2019-2020 का था, और इस बार 2021-22 के लिए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं लगातार अपना दूसरा बजट पेश करने जा रहे हैं। तो क्या कुछ निकलने वाला है मुख्यमंत्री के पिटारे से, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के दिग्गज नेता और कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह मौजूद हैं। सर, क्या उम्मीद की जाए बजट से, और खासकर आपके डिपार्टमेंट की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट आपका, पावर की बात करें या जेल डिपार्टमेंट की बात करें, क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन पे खुद पे ये महकमा है। एक मंत्री और मुख्यमंत्री में ये फ़र्क होता है कि उन पे सारा कुछ देने को है, उन्हें किसी से कंसल्ट नहीं करना होता, वो अपना टीम सेक्रेटरीट सारा उनके पास होता है। उन्हें बहुत क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस है हर महकमे के, उन्हें इनपुट मिले हुए हैं कि मेरे पास कितना बजट है, कितना खर्च करना है। अब फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत कुछ इधर उधर लेना पड़ता है, तो 7 साल का उनका एक्सपीरियंस है, उनका कद इतना बड़ा है कि वो इसमें उन्हें औरों से ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। नंबर 2, हरियाणा में सारा
जब डिस्कॉम का ये नहीं आपका कोरोना का ये सब जब चैलेंजेस हों उनको एक्सेप्ट करना हमारे मुख्यमंत्री को बहुत बढ़िया लगता तो इसका प्रभाव रहेगा आप मानते हैं कोरोना का? नहीं, मैं कोरोना का तो पूरे वर्ल्ड वाइड ही था, सब जगह था। इसका हम ये कह दें नहीं है तो ये तो एक ना तुक की बात है। पर कोरोना के प्रभाव को होते भी हमने सब बातों से ओवरकम आएंगे। हमारा बजट कहीं भी कम नहीं होगा, बहुत विकासोन्मुखी होगा। हर किसान के लिए, हर महकमे के लिए, मजदूर के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, मतलब हर आदमी के लिए बढ़िया जो जिसे हम कहते हैं विकासोन्मुखी बजट होगा। एक सर, अगर कर्ज की बात करें, एक बड़ा सवाल विपक्ष भी पूछता है, लगातार कर्ज बढ़ रहा है और जब ये बीजेपी की सरकार आई 2014 में, तब आपके जो बिजली निगम है इनका 27,000 करोड़ का कर्ज सरकार ने अपने ऊपर लिया था, मर्ज किया था, लेकिन वो अभी भी बना हुआ है और आप जाकर 1,98,000 करोड़ के आसपास ही कर्ज हो गया। तो इसको कैसे नियंत्रित करेंगे सर? इसका क्या फार्मूला है? देखिए, एक बात देख लें, देश में वही आगे जाता है जिसके पास डेवलपमेंट का, विकास का, जिसका पहिया तेज चले। अमेरिका, वर्ल्ड बैंक दुनिया से पैसा उन्हें देते हैं, लेते हैं। जब भी शहर में या गांव में जिसके कारखाने लगेंगे, जिसके मॉल्स बनेंगे, जिसकी इंडस्ट्री लगेगी, जिसके घर बड़े बनेंगे, आप ये समझो कि वो आदमी आगे बढ़ रहा है। तो कर्ज तो टाटाज भी लेते हैं, कर्ज बिरलाज भी लेते हैं, अंबानी भी लेते हैं, अडानी भी लेते हैं। दुनिया चल रही है कर्ज पे। वर्ल्ड बैंक से हर दुनिया का देखिए, आपको जब सस्ते इंटरेस्ट पे पैसा मिले, लेकिन सर कई जगह तो 0% इंटरेस्ट पे मिलता है। वर्ल्ड बैंक का पैसा आता है, नाबार्ड का पैसा आता है, तो सरकार हर सरकार देती है। हमारी क्रेडिबिलिटी, गुडविल और अकाउंटेबिलिटी इतनी बढ़िया है कि हमारे सीएम को पैसा मिल रहा है, हरियाणा को पैसा मिल रहा है, कोई भी मना नहीं कर रहा। चलिए, ये बात तो खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि तय सीमा में ही कर्ज है। बिजली की बात करें तो म्हारा गांव जगमग गांव योजना का लगातार आप विस्तार कर रहे हैं। बिजली उपभोक्ताओं के लिए क्या खुशखबरी हो सकती है सर? क्या आपने मांग की? देखिए, बिजली में लोगों का जो मैंने 1 साल में देखा है, मैं काफ़ी सुधार करने जा रहा हूँ। कुछ बातें तो आपके सामने आई है कि हमारा रेवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसी महीने में 200 करोड़ रुपए बढ़ा है, जो हमने 236 टीम बना के 1500 आदमी साथ लेके जो एक साइमल्टेनियसली पूरे DHVVN में हमने जो रेड करा, उससे 200, ये अब तक हरियाणा के हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ। और उसका एक मैसेज गया कि जिन लोगों ने चोरी कर रहे थे वो सब अब लाइन पे आने शुरू हो गए, हर एक ने जोड़ना। बहुत ऐसे मीटर थे जो मैं ऑफिशियली तो बाद में बताऊंगा, जहां मीटर रीडिंग भी ब्लॉकेज की हुई थी। बहुत इसमें छोटे ऑफिसर हैं जो मिले थे, उनका लिस्टें तैयार हो रही है, उनका शोकाज नोटिस इशू करेंगे ताकि इस तरीके का धंधा बाजार में बंद हो जाए। नंबर 2, हम ट्यूबवेल कनेक्शन इतने देने जा रहे हैं कि आप कभी सोचेंगे नहीं। हम इसे हमारे मुख्यमंत्री जी की ये कोशिश है कि किसानों को, हाँ किसानों को, उसमें फाइल चली हुई है। सेंटर से ही ये क्लियर हो गया, डार्क जोन भी क्लियर हो गया। हम लोगों को देना चाहेंगे, पर फिर भी एक हम सर्वे कर रहे हैं कि लोगों को ये ना हो कि सारा ही पानी निकाल के ख़त्म करते हैं। अब हम 5 गांव का समूह या 10 गांव का समूह अभी अंडर कंसिडरेशन है, बना के ये देखेंगे कि वहाँ पानी दे दिया जाए, जहाँ 40 फुट 50 फुट पे वहाँ उसे डार्क जोन से भी बाहर निकाले जाए, वहाँ लोगों को देने पानी भी लगाने की खुली छूट दे दी जाए। जहाँ तक ट्यूबवेल का कनेक्शन है, पहले हम पे ड्यूक प्लास्ट एक ही मोटर थी जो गुजरात से आती थी, नंबर ऑफ मोटर्स नहीं मिलते थे, मोनोपोली थी उनकी, और इस करके हमारे ट्यूबवेल कम दिए जा रहे। अब हमने एक और दूसरी मोटर है जो अप्रूव्ड मोटर्स है, वो 3 स्टार है ओसवाल की, वो हमने अप्रूव कर दी रेट कॉन्ट्रैक्ट पे। कितने से ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे? कोई आंकड़ा आप बता सके किसानों को कितने ट्यूबवेल कनेक्शन रहने में? 53,000 टोटल जो थे, जिन लोगों ने पैसा दिया था, जिनमें 18,000 भर दिए गए, बात की 35,000 रहते हैं। परमात्मा ने चाहा तो इसी साल में हम सारे क्लियर कर देंगे और अगला पोर्टल भी बड़ा जल्दी खोलने। तो बड़ी खुशखबरी है किसानों के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी के सहयोग है और हमारी टीम का सहयोग है कि हम इसे करने जा रहे हैं। कुछ मॉडर्न जेल की परियोजना थी आपकी, दौरा भी किया था आपकी टीम ने। हरियाणा में मॉडर्न जेल या जेलों को सुधारने के लिए भी आप कुछ कर रहे हैं? सेशन के बाद तुरंत मैं सब अधिकारी बुला रहा हूँ, जिसमें हमारे होम सेक्रेटरी भी होंगे, DGP होंगे। मैंने CM साहब से उसकी आउटलाइन डिस्कस कर लिया है। हम जेलों में बहुत बड़ा सुधार करने जा रहे हैं और आप देखेंगे बुड़ैल जेल यहाँ की बहुत बढ़िया है। साउथ इंडिया में 2 जेलें बहुत बढ़िया है, हम उनसे भी हमारी जेल को बढ़िया बनाने जा रहे हैं। अगले इस महीने के एंड में आप देखेंगे कि ज़बरदस्त सुधार हुआ मैं करने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री हमें बता रहे थे कि बजट से क्या उम्मीद की जानी चाहिए और बजट किस प्रकार का होगा, लबल हुआ हमने बिजली मंत्री रणजीत सिंह से बातचीत में देखा। जी
बिल्कुल तो मनोज फिलहाल दावा तो किया जा रहा है कि किसानों के लिए कोई बड़ी खुशखबरी होने वाली है, पर किसान इस खुशखबरी तो वाकई दे विच खुश होंदे ने या फिर सरकार दे नाल या जो जिस तरह की नाराजगी है वो बरकरार रहिंदी है। देखना काफी अहम होगा कि होर कुछ बजट दे विचों की निकलदा है। शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी दे लई। तां फिलहाल बजट जो है 12 बजे पेश किया जाएगा। कहा जा रहा है हरियाणा सरकार दे वल्लों कि किसानों के लिए एक खुश करन वाला बजट जो है होगा। ਤੇ ट्रेन जरिए अमृतसर आउण जाने वालियां दे लई राहत की खबर है। हुण अमृतसर तक ट्रेन बिना किसी डायवर्जन दे सीधी जाएगी। अज तो जंडियाला ट्रैक रेलवे वालों बहाल कर दिता गया है। दरअसल किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जंडियाला गुरू च 5 महीनों तो धरना दे रही सी, पर कल उन्होंने अपना धरना चुक लिया है। धरने की वजह करके ब्यास तो ट्रेन सीधी अमृतसर नहीं जाती सी, बल्कि रूट डायवर्ट किया जाता सी, पर किसानों ने वाढी के सीजन करके अपना धरना खत्म कर दिता है। तो हुण ट्रेन जो है सीधी ब्यास तो अमृतसर जा सकेगी। वाढी की सीजन के मद्देनजर किसानों के वलों यह फैसला लिया गया है। तो हुण जो लोग थोड़ा परेशान होंदे सी वो खज्जल खुआरी हुण किसी तरह की भी नहीं होगी, क्योंकि हुण ट्रेन जो है वो सीधी अमृतसर जाएगी। बहुत खुशी की लहर है कि जंडियाला गुरुकुंज जंडियाले तो गहरी गदरी तो किसानों ने धरना उठाया। कुलियां विच खुशी की लहर पाई जा रही है। 6 महीने तो इस धरना गुरुकुंज जंडियाले लगा ही ते 2.5 घंटे के गैप कारण तरवाया तरन गड्डियां आ रही सी ते यात्री मुसाफरां नूं बहुत मुश्किल का सामना करना पिया। साडे विच कुली वीर भरावां ते बहुत खुशी की लहर है कि 6 महीनों बाद गुरुकुंज जंडियाले धरना चुक्या गया ते साडे विच बहुत खुशी की लहर पाई जा रही है। इसको जो है नहीं जाने दिया जा रहा था, सिर्फ जो है मालगाड़ियां वहां से उन्होंने कहा था जा सकती हैं। कल शाम को जो है वहां से धरना उठा लिया गया है और जो भी पैसेंजर ट्रेन्स हैं वो कल शाम 7 बजे से, जो मुझे डीआरएम रेलवेज ने बताया है, वो हमने वहां पे पुलिस अथॉरिटीज को लगा के सारी ट्रेन्स को एक बार वहां से नॉर्मल ट्रैफिक बहाल कर दी है और वहां से अब सारी पैसेंजर्स ट्रेन नॉर्मल तरीके से चल रही हैं। अमित शर्मा साडे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। अमित, आखिरकार 5 महीनों के इंतजार तो बाद जंडियाला गुरू दे विच भी धरना खत्म हो गया। फिलहाल कदों तो जो है वो इस रूट ते ट्रेन सेवा चलनी शुरू होने लगी है? बिल्कुल अमृत, 169 दिनों तो जरा कि लगभग किसान जरा जंडियाला दे रेलवे स्टेशन के उपर बैठे सी ते ट्रेनां बंद सी, क्योंकि बाकी जथेबंदियां ने भावें कि ट्रेन का धरना चुक लिया सी, लेकिन किसान मजदूर संघर्ष कमेटी द्वारा अज भी यह धरना जारी सी। लेकिन कल जिहड़ा फैसला लिता गया है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों कि धरना चुकया जाएगा ते अगे जिहड़ी ट्रेन ब्यास तो तरन होके अमृतसर पुजदी सी, सो लोकां नूं भी काफी मुश्किलों का सामना करना पैंदा सी। लेकिन हुण ट्रेन सीधी जंडियाला राही अमृतसर पहुंच सकेगी तो बहुत जल्द ट्रेन शुरू कर। हालांकि जिहड़ा डीआरएम ने आदेश जारी किया है कि जिहड़ियां माल गड्डियां अगे चलती सी, जिहड़ियां यात्री ट्रेनां जिहड़ियां पैसेंजर गड्डियां वो चलनियां शुरू हो गई, लेकिन जल्दी ही मेल गड्डियां भी इस रूट से दौड़न नूं वेखण नूं मिल गया। जी अमृत जी अमित, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी दे लई। जो माल गड्डियां हालांकि पहला उन्होंने इजाजत सी जाण दी, पर हुण जो यात्री गड्डियां ने वो भी जंडियाला जो रेलवे ट्रैक है उस तो निकल सकणगियां, क्योंकि किसानों के वलों इत्थे अपना धरना चुक लिया गया है। तो फिलहाल किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के वलों बेशक दिल्ली दे विच भी अपना धरना जारी रखा गया है, पर इत्थे धरना शुरू तो ही चल रहा सी। रेलवे ट्रैक ते किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के वलों अपना धरना खत्म नहीं किया गया सी। बेशक बाकी जथेबंदियां ने अपना धरना खत्म कर दिता सी, पर फिलहाल जो किसान जथेबंदियां ने उन्होंने वलों ये रेलवे ट्रैक वाढी के सीजन नूं, क्योंकि कणक की वाढी शुरू होने जा रही है, इस सीजन नूं देखदिआं अपना फैसला किसानों ने बदल लिया है तो यह धरना शुरू कर दिता है। इत्थे जो शुरू सी धरना उसनूं खत्म कर दिता है। उधर पनबस के कर्मचारियों की गल करते हैं, जिन्हां दी हड़ताल का अज दूजा दिन है। अज मुख्यमंत्री की रिहायश घेरनगे मुलाजम। पटियाला दे विच मोती महल का घेराव इन्हां वल्लों कीता जावेगा। ठेके ते काम कर रहे ये मुलाजम रेगूलर करन दी मंग कर रहे हैं। पंजाब भर के 18 डिपुआं के कर्मचारी हड़ताल ते ने ते करीब 1600 बसां दे 3300 तो वध मुलाजम जो ने वो हड़ताल ते ने। मुलाजमां दी हड़ताल 10 सालां तो जो
ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 18 ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨੋਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਨਬਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕੱਲੇ ਪਨਬਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ ਪਨਬਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ੇਰਾਵਾਲਾ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪਨਬਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੈਲਕਮ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਜੋ ਫਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੈਲਕਮ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰੀਬ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। तेरी की समझा ली, समझा के तेरी समझा लिया बल्लू को। शंकर आनंद साढ़े सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो शंकर, कानून का कोई खौफ नहीं है, ये जिस तरीके से फायरिंग हो रही है करीब 10 मिनट तक, क्या कुछ इस पूरे मामले में अब अपडेट है? देखिए, बदमाशों के बारे में कहा जा रहा है कि ये रंगदारी लेने के लिए आए थे, लेकिन इस मामले पर लगातार जो धमकियां दी जा रही थी एक विशेष परिवार को वहां पर, लेकिन वो परिवार रंगदारी यानी कि उसको पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे। लिहाजा इसी बात को ध्यान में देखते हुए उस इलाके में डर और खौफ को कायम करने के लिए और लोगों को डराने के लिए वो बदमाश आए। और एक यहाँ पर समझा जा सकता है कि तकरीबन यहाँ पे 6 से ज्यादा बदमाश वो आते हैं और यहाँ पे ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। तो कहीं न कहीं ये दिखाने का प्रयास था कि वो उस इलाके में किस तरह से डर और खौफ कायम करना चाहते हैं और हवा में फायरिंग करने के बाद वो बदमाश वहां से निकल जाते हैं। लेकिन इन तमाम बदमाशों का जो चेहरा है वहाँ पास में सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है और उसी के आधार पर स्थानीय पुलिस एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उनमें से कई बदमाशों को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि जिस तरह से बदमाशों के द्वारा उस इलाके में इस तरह से खौफनाक मामले को अंजाम दिया जा रहा है और इस मामले में कुछ और भी लोगों के शामिल होने की जानकारी मिल रही है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए अन्य दूसरे जो बदमाश हैं उसको भी तलाशा जा रहा है और इस मामले पर जो सीसीटीवी कैमरे में जितने भी आरोपी नजर आए हैं उसका बैकग्राउंड भी खंगाला जा रहा है कि पहले किस तरह के वारदात को अंजाम दिया गया है
और उस एक विशेष जो परिवार है जिसको वो धमकाने के लिए आया था, जिससे वो रंगदारी मांग रहा था, उससे क्या उसकी कोई व्यक्तिगत रंजिश तो नहीं है या कोई व्यक्तिगत मामले के चलते वो यहाँ पर धमकाने के लिए तो नहीं आया था। इन तमाम मामलों पर विस्तार से जांच पड़ताल चल रही है। जी शंकर, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है पुलिस दे ਵੱਲੋਂ पूरे मामले की कि आखिरकार रंगदारी दे नाल की कोई होर मामला तो जो आपसी रंजिश का नहीं जुड़िया हुआ है, पर फिलहाल पुलिस ने जो है सारे मुलजमां नूं गिरफ्तार तक कर लिया है, जिन्हां दे ਵੱਲੋਂ वेलकम इलाके दे विच कल फायरिंग शरेआम की गई। समझा लियो बल्लू को। बल्लू हो तेरी। ਤੇ ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੜਕ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਣੇ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੜਕ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਮਰ ਉਹਦੀ 22-23 ਸਾਲ। ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ? ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜੀ 23-24 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋ ਕੁ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀ 7:30 ਦੇ ਰੋਡ। ਕੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ? ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਲੇ ਜੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸੁਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਦੱਸ ਗਏ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जब 2019 का चुनाव हुआ था तो चुनाव के बाद और परिणाम आने से पूर्व वो केदारनाथ गए थे और उन्होंने 2 दिन को गुफा में बिताए थे। तो शिवजी का ही वरदान उन्हें प्राप्त है और यही कारण है कि सारी दुनिया में आज इस महामारी को जिस अच्छे ढंग से जो है वो उन्होंने टैकल किया है, इसके लिए सारी दुनिया जो है आज उन्हें विश्व नेता के रूप में जो है देख रही है। और ये उन्हीं के कारण है कि आज दुनिया में वैक्सीन जितनी बनी है उनमें से 2 कंपनियों द्वारा 2 वैक्सीन्स भारत में बनी है और सबसे ज़्यादा जो वैक्सीनेशन हो रही है वो भी भारत में हो रही है। तो ये शिवशंकर का ही
जो है वरदान है और प्रताप है। और हमको लगता है कि उन्हीं के अवतार पुरुष के रूप में जो है वो नरेंद्र मोदी जी जो है वो अवतरित हुए हैं इस दुनिया में। ਤੇ रणबीर साडे सहयोगी ज्यादा जानकारी ਲਈ जुड़े ने। तो रणबीर, अपनी मुश्किलें बढ़ाने वाला बयान दे दिया गया है सुरेश भारद्वाज की ओर से, और क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, कल इन्होंने जो है बयान जारी किया है। जो हमें जो जानकारी मिली है कि आज भी एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दिल्ली में जो है एक प्रतिक्रिया आई है, ये सूचना मिली है कि वहां पर जो है आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि ऐसी तुलना जो है महापाप है। लेकिन यहाँ जो जानकारी मिल रही है, जो उनके जो सहयोगी हैं, जो उनके साथ रहता है स्टाफ, वो उनके बीच चर्चा ये है कि बिल्कुल सोच समझ के जो है ये बयान सुरेश भारद्वाज ने दिया है, और उन्हें जो है किसी तरह का कोई इसमें जो है कोई अफसोस इसमें नहीं है कि उन्होंने क्या कहा। और सीधी तरह से, हालांकि इससे पहले भी कई तरह के बयान जो है आते रहे हैं और प्रधानमंत्री की तारीफ की जाती है, लेकिन शिवरात्रि वाले दिन ये तुलना करना है, इसको लेकर जो है सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से इन्हें जो है ट्रोल किया जा रहा है। जी अमृत। बिल्कुल रणबीर, तो सीधे तौर पर अब आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि विपक्ष की ओर से इसी बात को लेकर निशाना भी साधा जा सकता है। शुक्रिया बहरहाल इस तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा माफ करना हिमाचल ਦੇ जो मंत्री ने सुरेश भारद्वाज, उन्होंने प्रधानमंत्री की तुलना भगवान शिव ਦੇ ਨਾਲ कर ਦਿੱਤੀ है ਤੇ पीएम ਨੂੰ भगवान शिव ਦਾ अवतार ਦੱਸਿਆ है। शिवरात्रि ਦੇ मौके एक प्रोग्राम ਨੂੰ संबोधन कर रहे ਸੀ सुरेश भारद्वाज, जिस दौरान उन्होंने ਵੱਲੋਂ ਇਹ बयान ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जब 2019 का चुनाव हुआ था, तो चुनाव के बाद और परिणाम आने से पूर्व वो केदारनाथ गए थे और उन्होंने 2 दिन को गुफा में बिताए थे। तो शिव जी का ही वरदान उन्हें प्राप्त है, और यही कारण है कि सारी दुनिया में आज इस महामारी को जिस अच्छे ढंग से जो है वो उन्होंने टैकल किया है, इसके लिए सारी दुनिया जो है आज उन्हें विश्व नेता के रूप में जो है देख रही है। और ये उन्हीं के कारण है कि आज दुनिया में वैक्सीन जितनी बनी है, उनमें से 2 कंपनियों द्वारा 2 वैक्सीन्स भारत में बनी है, और सबसे ज़्यादा जो वैक्सीनेशन हो रही है वो भी भारत में हो रही है। तो ये शिवशंकर का ही जो है वरदान है और प्रताप है, और हमको लगता है कि उन्हीं के अवतार पुरुष के रूप में जो है वो नरेंद्र मोदी जी जो है वो अवतरित। साबरमती आश्रम एक बहुत ही साबरमती आश्रम दियां ये तस्वीरां अपनी मनोभावनाएं ਤੁਹਾਨੂੰ दिखा रहे हैं। राष्ट्रपिता के प्रति, राष्ट्र निर्माण के प्रति व्यक्त करने का अवसर। तो गुजरात ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। विचार अंकित कर रहे हैं। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ महात्मा गांधी ਨੂੰ ਵੀ याद ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਥੇ महात्मा गांधी ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। As a grateful nation, sometimes words are not enough to express our gratitude, but words are the only means we have to turn to Bapu,
to speak to him and to seek inspiration. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के उपरांत समारोह स्थल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव जिसकी आज विधिवत शुरुआत हो रही है साबरमती आश्रम पर। उसकी भी शुरुआत होगी। ये अमृत महोत्सव में ऐसा बहुत कुछ है जो इस देश के इतिहास को, संस्कृति को, इसके विकास को, इसके अंदर जो आज हम ऊर्जा महसूस। तो आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे साबरमती आश्रम, जिसका आगाज अज तो होने जा रहा है। तो हुण गल करते मौसम के मिजाज की। दिल्ली तो लैके पंजाब तक मौसम का मिजाज बदलिया होया है। ज्यादातर इलाकों के विच बदलवाही है तो कई थावां ते अज मींह पै रहा है। मौसम का मिजाज बदलिया है, मौसम ने करवट ली है। हालांकि कई थावां ते मौसम सुहावना भी हो गया है, पर ज्यादा थावां ते जिथे बरसात तेज हो रही है वो बरसात किसानां दे लई कोई बहुती चंगी नहीं है, क्योंकि वाढी का सीजन शुरू होने जा रहा है। अजिहे दे विच तेज मींह जो है कणक की फसल के लिए खराब भी हो सकता है। फसल का झाड़ घटन की जो खदशा हुंदा है, तो इसलिए जो ज्यादा तेज बरसात है वो किसानों के लिए नहीं चंगी है। पर फिलहाल मौसम ने जो करवट ली है, ज्यादातर इलाकों के विच बदलवाई छाई हुई है। तो मौसम का मिजाज चंडीगढ़ तो लैके पंजाब, हरियाणा ते दिल्ली एनसीआर दे विच बदलिया होया नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है। सुबह से बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि झमाझम बारिश के बीच लोग अपने ऑफिस के लिए और अपने काम काज पे जा रहे हैं, और अभी पूरी तरह से अंधेरा बना हुआ है, जिसकी वजह से लोग अपनी गाड़ियों के हेडलाइट जला के इस समय चल रहे हैं। मैं इस समय डीएनडी पे खड़ा हूं और मैं दिखाना चाहूँगा कि जो लोग नोएडा से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जा रहे हैं, क्योंकि शुक्रवार का दिन है, तमाम ऑफिस खुले हुए हैं। ऐसे में लोग जा रहे हैं अपने काम काज पे, सुबह का समय। और मैं आसमान में दिखाना चाहूँगा कि काले बादल अभी भी छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट किया था कि इस तरह की बारिश हो सकती है। और अगर आज की बात की जाए तो जिस तरह से आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, इससे आसार यह लग रहे हैं कि पूरे दिन मौसम इसी तरह से बना रहेगा और रुक रुक के रिमझिम बारिश शुरू रहेगी। आप देख सकते हैं कि यमुना जी में लगातार वो बारिश का दृश्य देख सकते हैं कि बारिश हो रही है। और यह देखिए, एक कहा जा सकता है कि मनमोहक नज़ारा है। हालांकि गर्मी जब शुरू हो गई थी फरवरी में, तो मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने जो है चिंता जताया था कि अभी जो है मार्च महीना शुरू नहीं हुआ कि गर्मी इतनी तेज शुरू हो गई कि लोग घरों में पंखा चला के सो रहे हैं। लेकिन इसी बीच अगर देखा जाए तो मार्च महीना शुरू हो गया है, होली आने वाली है। लेकिन आज जिस तरह से बारिश हो रही है और तेज हवा चल रही है, तो कहा जा सकता है कि लोगों को एक बार फिर ठंड का एहसास होगा। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो दिल्ली दे विच मौसम का मिजाज किस तरह का है, तुसीं तस्वीरां दे राहीं देखिया। फिलहाल चंडीगढ़ का मौसम का मिजाज जान लैने आ। कुसुम रावत साडे सहयोगी जुड़े हुए ने। तो कुसुम, फिलहाल मौसम का मिजाज किस तरह का है चंडीगढ़ दे विच? अमृत, अगर चंडीगढ़ के मौसम की अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ का मौसम जरा बेमान सा है। हालांकि बेमानी रास आ रही है, क्योंकि पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो गर्मी बढ़ गई थी, लेकिन अब मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। तस्वीरों के जरिए अगर हम आपको दिखाएं तो आसमान में काली घटाएं घिर आई हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, इसके साथ ही हल्की फुल्की फुहारें भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें अमृत, के पिछले दिनों गर्मी जो है लगातार बढ़ गई थी, जिसके बाद गर्म कपड़े लोगों ने अपने संभाल दिए थे, पंखे चलने शुरू हो गए थे, एसी चलने शुरू हो गए थे। लेकिन इस बीच ये बदलता हुआ मौसम का मिजाज एक बार फिर से जैकेट्स लोगों ने निकाल दी हैं, स्वेटर्स लोगों ने निकाल दी। और इस बीच बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 2-3 दिनों तक मौसम का जो मिजाज है वो यूं ही बना रहेगा। इसके साथ ही अगर चंडीगढ़ के लोगों को हम ये भी बता दें कि आउटिंग की अगर वो प्लानिंग कर रही है तो चंडीगढ़ का जो मौसम है वो फिलहाल यूं ही बना रहेगा, मौसम का मिजाज ऐसे ही रहेगा।
ठंडा रहेगा, आसमान में काले बादल छाए रहेंगे। किसानों की अगर बात की जाए, हालांकि किसानों के लिए मौसम अच्छा नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जो बढ़ती हुई गर्मी थी उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिली है। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਸਮ, ਇਹ ਮੌਸਮ ਜੋ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਹਲਕੀ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿੱਖ ਜੱਥਾ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜੱਥਾ ਜੋ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਵਾਨਾ ਕਰੇਗੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਜੱਥੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕੇ ਦੀ 100ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੱਥੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੱਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵੇਗਾ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਜੱਥੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵੇਗਾ ਜੱਥਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੱਥੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੱਥਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜੱਥਾ ਲਿਜਾਣ ਲਈ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੱਥਾ ਭੇਜੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੱਥਾ ਇਹ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੱਥਾ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਜੋ ਹੈ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਜੱਥੇ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੱਥਾ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਮੌਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं ESS ग्लोबल, कनाडा स्टडी वीजा लगवाउण दे लई एक भरोसेमंद नाम। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं ESS ग्लोबल, कनाडा स्टडी वीजा लगवाउण दे लई एक भरोसेमंद नाम। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੀ। ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ MRI, ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਿਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਮਹਿਜ਼ 50 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। कमेटी के प्रेसिडेंट मनिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ मौजूद हैं। किडनी डायलिसिस के बाद आपने एक बार नई सौगात दी है, मात्र 50 रुपए में इतनी महंगी जो मेडिकल टेस्ट आप उपलब्ध करा रहे हैं आम जनता जनार्दन के लिए। जी बिल्कुल, ये जो आप देख रहे हैं ये सिमेंस की वर्ल्ड बेस्ट MRI मशीन है। इसी तरह CT स्कैन आप देख रहे हैं, यहाँ पे फुली डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड, ECG, सभी तरह के जो डायग्नोस्टिक्स हैं वो यहाँ पे हैं।
कोई भी तरह की, और वो सारी के सारी मानवता की सेवा के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए केवल 50 रुपये में। क्योंकि जिस तरह से हमने अपना किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल चलाया, हमारा पर्पस है लोगों तक ये मेडिसिन फैसिलिटी पहुंचाना जो कि हज़ारों रुपए, लाखों रुपए लोगों के लगते हैं और फिर बचते भी नहीं हैं, उसको लोगों की जान बचाने के लिए ये फैसिलिटी को लेके आना। आम आदमी के लिए काफ़ी महंगा हो जाता है इस महंगाई के दौर में अपने उपचार के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए इतने पैसे खर्च करना। ऐसे में दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की ये पहल कहीं ना कहीं लोग काफ़ी सराह रहे हैं, और आपके बालाजी अस्पताल में भी काफ़ी लंबी कतार लगी हुई है इस वक्त। यह 2500 लोगों की रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है किडनी डायलिसिस के लिए, और इसी तरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसकी भी बहुत हो चुकी हैं। मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं मुझे पता, लेकिन ये ज़रूरतमंद लोगों के लिए बहुत बड़ी संजीवनी होगी। मैं तो समझता हूँ कि आज सारी मानवता को इस तरह की चीज़ों के ऊपर पहरा देने की ज़रूरत है। अगर इंसानियत बचेगी तो ही इंसान बचेंगे, और अगर इंसानियत मर जाएगी तो इंसान भी नहीं बच पाएंगे। इसलिए आज बड़ा ज़रूरी है, जहाँ पे करोड़ों रुपया जो इंसान लोगों का अपनी बीमारियों के ऊपर लग रहा है और ये प्रॉफिट मेकिंग एक काम बन चुका है, उसको कम से कम हमें चैरिटी के साथ जोड़ना चाहिए और मानवता की सेवा के प्रति लाना चाहिए। देश और दुनिया के लिए मिसाल होगी, पूरी दुनिया के लिए मिसाल होगी। अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की करेंसी पाउंड में, तो ये 50 पैनी में, किसी को आप बताएंगे कि 50 पैनी में एमआरआई होता है तो शौक से गिर जाएगा। और मैं अगर बात करूं यूएस डॉलर की, तो 70 सेंट में अगर आप किसी को बताएंगे कि तेरी एमआरआई हो जाएगी तो वो भी शौक से गिर जाएगा। और अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो 50 रुपये आप जानते ही हैं। मात्र 50 रुपए में ये आप जांच करा सकते हैं, और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से ये पहल किसी वरदान से कम नहीं। कैप्टन सुधु मंडल के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं ESS ग्लोबल, कनाडा स्टडी वीजा।